जिन हालात में बनी है उसमें ये सवाल उठ रहा है कि ये सरकार क्या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। जानने के लिए बीबीसी संवाददाता शुमैला जाफरी ने बात की वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद से। अब जो हालात हैं उससे तो पता नहीं चलता कि ये कोई ज़्यादा सरवाइव कर पाएंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में नरेंद्र मोदी ने लिखा कि वो शहबाज शरीफ को वजीर आजम पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद देते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुबारकबाद देंगे। शरीफ खानदान ही था जो ये कह रहा था कि हम भारत के साथ ट्रेड चाहते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं और हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। और अगर हम शरीफ फैमिली की बात करें तो दोस्तों ये बहुत बड़े फैन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। बजाय इसके कि वो इंडिया के साथ अब टर्म्स पे आए, इक्वल टर्म्स पे, और इक्वल का मतलब ये नहीं कि इंडिया के साथ इक्वल होकर टर्म्स पे, बल्कि इक्वल टर्म्स पे। जहां तक इक्वल होने की बात है तो वो है पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश के भी इक्वल नहीं। श्रीलंका के इक्वल क्लेम कर सकता है, बांग्लादेश के इक्वल क्लेम नहीं कर सकता। अक्सर पाकिस्तान में होती है जो डिटेरेंस हमने क्रिएट की हुई है। डिटेरेंस तब है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कुछ ऐसा ना करे, कि ऐसा ना करे इसलिए कि बिकॉज उनको पता है कि बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया का जब दिल करे पाकिस्तान पे हमला कर दे एंड पाकिस्तान प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स दे, तो मैं समझता हूँ दैट इज नॉट फेयर। और बहुत से मौकों पर आप देखेंगे कि ये उन्हें कॉपी कर रहे हैं, उनके इकोनॉमिक मॉडल को, उनकी बातों को कॉपी कर रहे हैं। तो एक जानिब ये फैन है और दूसरी जानिब कश्मीर चाहते हैं। और अपने अवाम के साथ झूठ बोलने की जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको एक दूसरे से बढ़ चढ़ के कायम रखने का जो स्किल है, क्राफ्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को आता है। बाकी दुनिया का कोई पॉलिटिशियन, कोई प्राइम मिनिस्टर उनका इस मैदान में, यानी अवाम के सामने इतनी बड़ी डिटाई के साथ झूठ बोलने में मुकाबला नहीं कर सकता। से पाकिस्तान न्यूक्लियर कार्गो आ रही थी जिसे इंडिया की एजेंसीज ने मुंबई पोर्ट पे रोका, और फिर आज पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से रिएक्शन दिया गया कि भाई ये इंटरनेशनल नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी है जो कि इंडिया ने किया है। पाकिस्तान के जो भी इस वक्त सिचुएशन है उसकी बात करते हैं तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात ये की कि वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करेंगे और 2030 में वो G20 में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि G20 में अब हम शामिल होने लगे हैं और उसमें हम जो है वो शामिल होंगे। इसी के साथ उन्होंने जैसे कि हमेशा से होता है कि कश्मीर की भी बात की, लेकिन जो इंडिया से ताल्लुकात कैसे रखेंगे कंट्रीज के साथ या किस तरह के जो है वो रिलेशंस रहेंगे, इसके ऊपर उन्होंने कोई रोशनी नहीं डाली। तो सर पहला सवाल तो ये कि क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें इकोनॉमी को रिवाइव करने के को हालात नजर आ रहे हैं, और क्या G20 में जो शामिल होने की बात की जा रही है तो उसमें पाकिस्तान उस क्राइटेरिया में आता है और क्या उसमें शामिल हो सकता है? ओवर टू यू सर। देखें जी, ये तो आप गुज़श्ता 70 साल की हिस्ट्री देख लें और किसी भी प्राइम मिनिस्टर की जो है ना, आप ये जो ओथ या इस तरह की जो तकारीर होती हैं वो भी उठा के देख लें तो आपको वैसे बड़ी हैरत होगी कि स्टनिंग किस्म की सिमिलैरिटी जो है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 1950 से। अगर पहले नहीं तो चलें पहले 3-4 साल निकाल भी दें, अगर 47 से 50 तक, तो 50 से लेके तो बुनियादी तौर पे ये बहुत ही स्टनिंग किस्म की सिमिलैरिटी आती है। किस चीज़ में? अनरियल किस्म के क्लेम्स और अपने अवाम के साथ झूठ बोलने की जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको एक दूसरे से बढ़ चढ़ के कायम रखने का जो स्किल है, क्राफ्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को आता है। बाकी दुनिया का कोई पॉलिटिशियन, कोई प्राइम मिनिस्टर उनका इस मैदान में, यानी अवाम के सामने इतनी बड़ी डिटाई के साथ झूठ बोलने में मुकाबला नहीं कर सकता। ये अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं ना दी 100 ग्रेटेस्ट लाइज ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस टू देयर पीपल, तो उसमें आप अगर लिस्ट बनाएं, वो जी पाकिस्तान न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने वाला है। जो कष्ट उठा के तो न्यूक्लियर की कालक इन्होंने अपने माथे पे मली, इसी का मतलब अगर किसी क्लब में शामिल होना है तो इससे तो वो ममालिक 1000 दर्जे बेहतर हैं जिन्होंने कभी इस क्लब में शामिल होने के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन दुनिया में बहुत बड़ी अपनी जो है सेफ्टी, सिक्योरिटी
के साथ साथ रिस्पेक्ट भी गेन की। पाकिस्तान जो है इंडिया को मैसेज देता है प्यार के, अमन के, ट्रेड के, लेकिन साथ साथ कश्मीर का इंजेक्शन भी हाथ में पकड़ा हुआ है। मुझे और जिंदगी देके है दास्तां अधूरी। अच्छा, मुझे और जिंदगी देके है दास्तां अधूरी, मौत से न होगी मेरे गम की तर्जमानी। अच्छा अब बात करते हैं आपके टॉपिक की तरफ। जी, दो सवाल थे आपके। पहला सवाल ये था कि शहबाज शरीफ ने जो है ना वो 24वें वज़ीर आज़म की हैसियत से पाकिस्तान के ईवान ज़ेरी के अंदर हल्फ उठाया है। दूसरा आपका सवाल ये था कि कश्मीर के ऊपर भी उन्होंने बात की है। अब बात करते हैं पहले शहबाज शरीफ की। जी, मैं आपसे ये सवाल करूँगा, क्या ये जमहूरी वज़ीर आज़म बना है या मरूसी वज़ीर आज़म बना है? मैंडेट चोरी करके ही बना, सीधी बात है। सीधी बात यह है कि शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चोरी करके वज़ीर आज़म बना है। बिल्कुल सही। हाँ। इसी वजह से आपने देखा होगा कि उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसके भाई जो 3 बार पहले वज़ीर आज़म रह चुका है, उसका चेहरा लटका हुआ था। इसकी जमात के जितने रुकन बैठे हुए थे वो सारे के सारे शिकस्त खुर्दा थे। जी। क्यों? क्योंकि आवाम के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि 5 साल बाद वो राय शुमारी करवाते हैं, उसके अंदर अपना वोट का हक इस्तेमाल करता है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक रिज़ल्ट 8 फरवरी को आया, दूसरा रिज़ल्ट 9 फरवरी को आया। शहबाज शरीफ ने जो हल्फ उठाया है वो 9 फरवरी के रिज़ल्ट के मुताबिक उठाया है। जी। अभी तक इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपनी वेबसाइट पे फॉर्म 45 अपलोड नहीं कर सका। सारी पाकिस्तानी कौम जानती है क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो रिज़ल्ट मैनेज नहीं कर पाए। ये पाकिस्तान की तारीख का गंदा तरीन इलेक्शन जो है वो ये हुआ है। यहाँ पे खुश आइन बातें भी हुई हैं। खुश आइन बातें ये हुई हैं कि लोगों का जो टीचर बरादरी थी, जो वहाँ पे काउंटिंग करते हैं, जो इलेक्शन पे ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर जो होते हैं, उनके ऊपर लोगों का इत्मीनान बढ़ा है क्योंकि वहाँ पे कोई गलती नहीं आई। सही हो गया। उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्म किया, ईमानदारी के साथ गिनती की, सबको इत्मीनान में लिया और फॉर्म 45 जारी कर दिया। रिजल्ट किसके मुताबिक आया? फॉर्म 47 के मुताबिक है। लेकिन हमारे ये 24वें वजीर आजम हैं, जितने भी वजीर आजम रहते हैं सर, ये दोगलेपन की इंतहा नहीं होगी कि एक हाथ में बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली बात है। आप सामने वाली कंट्रीज़ के दोस्ती का पैगाम भिजवाते हैं, आप यूए के तरले मिनते करते हैं कि हमारी बात करा दो, और दूसरी जानिब आप कहते हो कि भारत जो है कश्मीर के अंदर जुल्म कर रहा है और हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। ये कैसा दोगलापन है? क्या पाकिस्तान के अंदर अमन-ओ-मान है? नहीं। क्या पाकिस्तान के अंदर जुल्म बर्बरियत कौन सा रह गया जो नहीं हुआ? सही बात है। अफसोस। सहाफ़ी बरादरी को देख लें, सियासतदानों को देख लें, लेमैन को देख लें, उनके शहर जो लेमैन है उसके वोट के ऊपर डाका नहीं डाला गया। इससे बड़ा जुल्म क्या है? सही बात है। ठीक है। दूसरे नंबर पे औरतों के ऊपर क्या जुल्म हुआ, बच्चों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है? ठीक है, हमारे जो MPA MNA हैं उनके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है? सही बात है। क्या ये डका छुपा है? अब तो हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि इंडिया जुल्म कर रहा है। अब ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जुल्म क्या नहीं हो रहा। ये है कि चाइना ने मुबारकबाद दी, क्या भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुबारकबाद देंगे? क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अपना जो इनॉग्रल स्पीच की थी उसमें भारत का कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज़ का जिक्र किया। शायद उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो भारत की तरफ से वो जिसे कहते हैं ना, इतना कोल्ड शोल्डर दिखाया गया, परवाह नहीं की गई, रिस्पांस नहीं दिया गया, बात नहीं की गई, तो शायद पाकिस्तान की नई सरकार ये समझती है कि ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान इंडिया से बात करने के लिए, ज़रूरत नहीं है कुछ ऐसा करने के लिए कि देखते हैं भारत क्या करता है। देखिए, नरेंद्र मोदी अगर उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट कहना है तो उनके पास कल तक का टाइम है। कल तक के टाइम से मुराद ये है कि अमूमन इट मेक सेंस कि आज उन्होंने हल्फ उठाया है तो कल शायद वो कर दें। अगर वो नहीं करते कल
शायद वो हो सकता है अपने फॉरेन ऑफिस की तरफ से बयान दिलवा दे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि खुद वो जवाब ना दें लेकिन एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे हो, या फिर ये है कि अपना पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उनके ऑफिस से एक स्टेटमेंट आ जाए। अदर दैन दैट वो ट्वीट ना करें, कुछ ना करें और बस मीडिया को एक पैगाम दें।